ना हो भीड़, ना हो गंदगी का एहसास, हर शहर हो सुंदर, स्वच्छ और खास, पानी हो शुद्ध, हरियाली हो पास, अमृत योजना लाए शहरी विकास का विशेष एहसास। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति पंत दूरदर्शन उत्तराखंड के साप्ताहिक संवाद के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की एक विशेष योजना अमृत योजना के बारे में, जिसे साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस समय देश में इसका दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में ये योजना कितनी खास है और शहर में किस तरीके से ये विकास कर रही है, शहरों को कैसे ये स्मार्ट बना रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और हमारे साथ अमृत योजना को लेकर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे खास मेहमान अमृत शहरी विकास से नोडल अधिकारी और अधीक्षण अभियंता रवि पांडे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मुझे भी इस बात की खुशी है कि आज अमृत योजना के अंतर्गत जो कुछ कार्य हम प्रदेश में कर पा रहे हैं उसके बारे में हम जन सामान्य से संवाद कर सकेंगे और उनको इस योजना के लाभ और इस योजना के जो चैलेंजेस हैं, जो कठिनाई हुई है, उसके बारे में विस्तार से विचार विमर्श कर सकेंगे। जी बिल्कुल सर, साल 2015 से अमृत योजना को देश में चलाया जा रहा है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अमृत योजना है क्या और इसका क्या उद्देश्य है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमृत जो है वो अटल मिशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के नाम से है, जिसके अंतर्गत नगरों का नवीनीकरण किया जाना और उसमें परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि योजना से ही, नाम से ही स्पष्ट है कि हम अगर शहर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो जैसा कि मूलभूत सुविधाएं हैं वो अमृत वन की योजना के अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और पार्कों के विकास को प्रस्तावित किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में केवल 7 नगर ही लिए गए थे, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी एवं नैनीताल सम्मिलित थे। तो अमृत वन की योजना, जैसा कि रेणु जी ने कहा कि 2015 में शुरू की गई थी, उसकी अवधि 2019 तक की थी, परंतु बाद में इसको, क्योंकि ये देश स्तर पर निर्धारित किया गया कि योजनाओं को कब तक विस्तार दिया जाए, धनराशि प्रदेश को पूरी मिल चुकी थी, परंतु योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 2025 तक का समय दिया गया है। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि इस समय दूसरा चरण चल रहा है अमृत योजना का, तो आखिर इस योजना को देश में शुरू करने की साल 2015 में से शुरू किया गया था, क्या आवश्यकता पड़ी? इसके पूर्व जो भारत सरकार की योजनाएं थी, जैसे UID SSMT और एक और SSMT योजना चला करती थी, जिसमें कि देवर द प्रोजेक्ट ड्रिवन स्कीम, मतलब नगर अपनी योजनाएं बनाते थे, योजनाओं को लेकर वो राज्य के पास आते थे, राज्य उनको भारत सरकार भेजता था और उसके बाद वो योजनाएं अप्रूव की जाती थी। तो उसमें ये होता था कि जिस नगर ने पहले अपनी योजनाएं बना ली, उन नगरों की योजनाओं को ले लिया जाता था। परंतु अमृत योजना के अंतर्गत सबसे पहली बार एक सैद्धांतिक रूप से एक सिद्धांत बनाया गया कि पहले योजना के अंतर्गत नगरों को ये एग्जामिन किया जाए कि पानी की और सीवर की कितनी आवश्यकता नगर को है, पहले के योजनाओं में कितना कार्य हम जलापूर्ति का कर चुके हैं और क्या उसमें गैप है, क्योंकि जब तक हम गैप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम योजनाओं को ठीक से नहीं बना सकेंगे। तो अमृत वन के अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य था वो जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज एवं पार्क का था, लेकिन उसमें केवल 7 ही नगर हमारे सम्मिलित थे और 7 नगरों की जो गैप एनालिसिस थी वो करने के बाद योजनाएं प्रस्तावित की गई, उनको स्वीकृत कराया गया और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया गया। मुझे आज ये बताते हुए हर्ष है कि कुल 151 संख्या में योजनाएं प्रदेश के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी, जिसके अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरेज और सभी योजनाएं थीं, जिसमें से वर्तमान तक हम 145 योजनाएं पूर्ण कर चुके हैं और जो बची हुई 6 योजनाएं हैं उनमें विभिन्न जो है वो 80% से 90% के स्तर पर हैं, जो कि हम प्रत्येक दशा में जुलाई तक पूर्ण कर लेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हम दूसरे चरण पर हैं अमृत योजना के, लेकिन एक पहला चरण था जो 6 साल कंप्लीट कर चुका है। उस 6 साल में कुछ टारगेट रखे होंगे अमृत योजना के अंतर्गत, तो क्या क्या अचीव कर पाई भारत सरकार, कितना विकास शहरों को दे पाई है? इसमें मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे नगर रुद्रपुर नगर में अमृत योजना के शुरू होने तक किसी प्रकार के वेस्ट वाटर का, जो यूज वाटर है या सीवर वाटर है, उसके ट्रीटमेंट की कोई सुविधा नहीं थी। जैसा एक सामान्य व्यक्ति सोचता है या हम भी सोचा करते थे कि सीवर लाइन और STP के माध्यम से ही हम केवल वेस्ट वाटर को या यूज वाटर को या सीवर वाटर को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, परंतु भारत सरकार ने पहली बार ये सिद्धांत दिया कि जो सेप्टिक टैंक का वेस्ट है उसको भी ट्रीट करके हम ये मान सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट किया गया। तो ये पुनः मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि प्रदेश में इस नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा FSTP, जिसे हम फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, वो रुद्रपुर के अंतर्गत पहली बार बनाया गया। दूसरा एक उपलब्धि विशेष रूप से अमृत वन की ये रही कि हल्द्वानी ऐसा इंपॉर्टेंट शहर, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, अमृत योजना के पहले तक उसमें कोई भी STP नहीं था।
तो अमृत योजना के अंतर्गत हमने वहाँ पर पहला STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। इसी तरह काशीपुर नगर में भी कोई STP नहीं था और हमने काशीपुर में भी STP बनाया। इसके अतिरिक्त जो उपलब्धि रही वो कुल इन सातों नगरों में लगभग 44 पार्क हमने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से कि हम 43 पार्क पूर्ण कर चुके हैं। एक में कुछ लिटिगेशन है देहरादून का, वो भी अब पूर्ण होने की कगार पर है। तो इस तरह से वो नए तरीके के कार्य किए गए, जैसा कि नवीनीकरण इस योजना का ही नाम था। हमने वो नए कार्य भी किए जिससे कि हम सीवर का शोधन कर सकें और जो सीवर नदियों को पोल्यूट कर रहा था उससे उसका बचाव कर सकें। ये एक उपलब्धि रही अमृत 1 की। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि पानी की जो प्रॉब्लम्स थी उसका समाधान किया गया, सीवरेज की प्रॉब्लम्स का समाधान किया गया, तो चुनौतियां कितनी रही हैं उस टाइम पे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीवर की हम जो योजनाएं कहीं भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार, क्योंकि सीवर एक ग्रेविटी फ्लो का है कि जो ऊंचाई से नीचाई तरफ जाता है और जब उसकी गहराई अत्यधिक बढ़ जाती है तो सड़क के ऊपर हमें बहुत एक गहरा गड्ढा लगभग 3 मीटर या 4 मीटर तक भी खोदना पड़ता है। और जैसा कि हम लोग देहरादून में भी या किसी अन्य नगर में भी जहाँ पर सीवर का कार्य हुआ है, हम लोग देखते हैं कि जब 4 मीटर का गहरा गड्ढा हो जाता है तो काफ़ी दिन तक उसको रिपेयर करने में, मेंटेन करने में समय लगता है। और एक अभियंता होने के नाते मैं जानता हूँ कि अगर हम सीवर लाइन डालने के बाद तत्काल मिट्टी से उसे भर भी दें तो तत्काल वो ट्रैफिक चलने के योग्य नहीं होता है। तो एक ये चैलेंज रहा कि इन योजनाओं के अंतर्गत मिट्टी भरने के बाद भी वो सड़कें काफ़ी दिन तक डैमेज रहीं। कई स्थानों पर जैसे कहते हैं जन सामान्य के दबाव की वजह से यदि सड़कें जल्दी बनाई गई तो फिर वो पुनः डैमेज हो गई, पुनः उनको ठीक किया गया। तो इस तरह के हमारे कुछ चैलेंजेस रहे। इसके अलावा क्योंकि जब हम पानी की सप्लाई और सीवर की योजनाएं लेते हैं तो उसके बाद हम कनेक्शन भी इसी योजना के अंतर्गत जन सामान्य को देते हैं। तो कनेक्शन के बाद यूज़र चार्जेस उनको देना होगा। तो कई बार ये एक दिमाग में ये भ्रांति रही कि अभी तो हम पानी अपने जिसे कहते हैं कि अपने ट्यूबवेल से ले रहे थे, अगर हम म्युनिसिपल वाटर सप्लाई लेंगे तो हमको उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो ये इस तरह की एक भ्रांतियाँ रहीं जिसको हम लोगों ने IC के माध्यम से, पब्लिक से इंटरेक्ट करके, नगर पालिकाओं के वार्ड मेंबर के माध्यम से उनको दूर कराया। जी बिल्कुल रवि जी, जब हम अमृत योजना की बात करते हैं तो बुनियादी ढांचे का विकास हमें समझ में आता है और एक तरफ बात आती है स्मार्ट सिटी की, जहां शहरों को स्मार्ट किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी में और अमृत योजना के कामों में कितना फ़र्क है? मैं बताना चाहूँगा कि अमृत 1 योजना के अंतर्गत पूरे देश में केवल 500 नगर ही चयनित किए गए थे। प्रदेश स्तर पर सभी नगर निगम जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा थी या कोई एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जिसमें नैनीताल चयनित था। तो इस तरह से 500 नगर भारतवर्ष के स्तर पर चयनित किए गए, जिसमें से 7 नगर उत्तराखंड के थे। इसी तरह यदि हम अमृत 2 की बात करें तो आज की डेट में पूरे देश में लगभग 4885 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, जिसमें से 115 जो हैं वो उत्तराखंड में हैं। तो अमृत 2 की एक उपलब्धि ये रही कि जितने नगर हैं उन सभी को इसमें आच्छादित करने का प्रावधान रखा गया। तो जिन नगरों में जो भी गैप है उनकी स्टडी करके नगरों का चयन किया गया। और एक नई उपलब्धि ये रही कि इस बार हम जिन नगरों को भी चयनित कर रहे हैं उन सभी नगरों को पूर्णतया सैचुरेट कर रहे हैं। इसका आशय ये है कि जिस नगर का भी हमने चयन किया इस बार अमृत 2 में, उसमें योजना न लेकर पूरे शहर में आज से 25 साल बाद जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी उतना पानी का ऑगमेंटेशन, नदी से पानी निकाला जाना या ट्यूबवेल लगाया जाना, ओवरहेड टैंक जो पानी का स्टोरेज है उसकी व्यवस्था करना, और आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग हमारे कंज्यूमर हैं, जो जन नागरिक हैं, उनको कनेक्शन दिया जाना। भविष्य में 25 साल तक पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी जो अतिरिक्त भवन भी बनेंगे उनकी व्यवस्था भी इन योजनाओं में कर ली गई है। तो एक ये अमृत 2 की उपलब्धि रही कि हम इन नगरों को हम पूर्णतया सैचुरेट कर रहे हैं। एक मैं रेणु जी एक और महत्वपूर्ण बात इस योजना के अंतर्गत अवगत कराना चाहूँगा कि हम देहरादून में एक शास्त्रीय नगर क्षेत्र है, वहाँ पर हम 2 वार्ड में ये योजना 24/7 के कंसेप्ट पर लगा रहे हैं। वो लगभग 90% पूर्ण हो गई है, 10% काम रह गया है जो कि शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उसकी एक विशेष उपलब्धि यह है कि हर समय प्रेशर में पानी नल में अवेलेबल रहेगा। और एक सामान्य भ्रांति रहती है जन सामान्य को कि यदि प्रेशर रहेगा हमेशा तो पानी वेस्टेज हो सकता है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी स्टडी है कि जब पानी लगातार प्रेशर का नल में रहता है तो पानी का वेस्टेज कम हो जाता है। हम लोगों ने कर्नाटक के कुछ सिटी स्टडी किए, जैसा कि मानक है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे का, और जब इसको हमने 24/7 किया तो ये मानक घट के 80 और 85 लीटर पर कैपिटा पर डे के कंजम्पशन पर आ गया। क्योंकि इसका मूल उद्देश्य ये है कि अब हम घरों में मीटर लगाएंगे, जो जितना पानी यूज करेगा उतना उसको भुगतान करना होगा। तो जब जैसा हम लोग जानते हैं कि एक मानव प्रकृति है कि यदि हम पेट्रोल को मीटर से लेते हैं, डीजल मीटर से लेते हैं, बिजली हम मीटर से लेते हैं, तो यदि हम पानी को भी मीटर के थ्रू लेंगे तो हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे और पानी को हम बचा कर केवल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो ये एक मुख्य उपलब्धि रहेगी कि हम शास्त्री नगर में एक
4/7 की योजना को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जी, लेकिन जैसे अमृत 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2026 में से कंप्लीट होना है इस चरण को, 1.5 साल का समय बचा है। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि मीटर लगेंगे, पानी का बिल आएगा, तो फिर किस तरीके से प्रभावी रूप से तेज गति से काम इस पर हो रहा है? अमृत 2 के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा रेणु जी कि प्रथम चरण में हमने 19 योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत कराई, जिसके अगेंस्ट लगभग हमको 265 करोड़ रुपया भारत सरकार से अनुमोदित हो गया है और उन सभी योजनाओं पर कार्य चल रहा है इस समय। सेकेंड फेज में हमने 8 योजनाओं को लिया है, जिसे भारत सरकार ने भी गत सप्ताह ही एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग है उसमें उसको अप्रूवल दे दी है। तो वो भी लगभग 400 करोड़ की योजनाएं हमारी अप्रूव होके हमको अगले सप्ताह या 15 दिन के अंदर मिल जाएंगी। तो इन सभी योजनाओं के पूर्ण करने की जो अवधि है वो लगभग 1.5 वर्ष रखी गई है। तो हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि हम इसको 1.5 वर्ष में पूर्ण कर लेंगे। कई बार भारत सरकार के स्तर से 26 तक की योजना, आशा ये होता है कि हम 26 तक योजनाओं को स्वीकृत करा लें, परंतु हम उसके पहले ही 25 में स्वीकृत करा लेंगे और हम प्रयास करेंगे कि 26 अन्यथा अधिकतम 1 वर्ष पूर्ण करते करते हम इन योजनाओं को धरातल पर इंप्लीमेंट कर लें। तो जो पानी के मीटर की आप बात कह रहे हैं, ये सभी नगर निगमों के लिए होगी उत्तराखंड में, सभी के घर में लगेगा? अभी जिन नगरों को हम पूर्णतः संतृप्त कर रहे हैं उनमें तो 100% मीटर लगेगा। अमृत योजनाओं में हम जिन जिन नगरों को ले रहे हैं, जैसे 19 नगर हमने प्रथम चरण में लिए हैं, 8 नगर दूसरे चरण में लिए हैं, उन सभी में हम सभी मकानों में मीटर लगा रहे हैं और मीटर के आधार पर ही बिलिंग होगी, जो कि जल संस्थान करेगा, ताकि व्यक्ति विशेष ये सतर्क रहे कि मुझे उतना ही पानी खर्च करना है जितने की उसको वास्तव में आवश्यकता है। जी, एक सवाल था यहाँ पे कि कैसे चयनित किया जाता है कि इस नगर निगम को लेना है विकास करने के लिए अमृत योजना के तहत? बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि जैसा कि प्रदेश के अंतर्गत कुल मिला के 115 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, तो हमने इसके संबंधित 3 और विभाग थे, जल निगम, जल संस्थान और हमारा एक संस्था है UUSDA जो कि ADB का कार्य करती है। तो हमने इन सबके साथ एक विस्तृत विचार विमर्श किया और ये देखा कि UUSDA किन किन योजनाओं को अपने बजट के अंतर्गत ले रही है। उसके बाद जल निगम ने पूर्व की योजनाओं में किन किन नगरों को संतृप्त किया है, जल संस्थान ने किन किन नगरों को सैचुरेट कर लिया है। उसके अलावा जो नगर बचे वो लगभग 37 थे, हमने उन 37 नगरों को लिया। लेकिन जो बजट है हमारा अमृत 1 में 595 करोड़ था, अमृत 2 में 650 करोड़ है। तो जो बचे हुए 37 नगर हमारे थे, उन पर हमने ये प्रायोरिटी बनाई कि जहां पर पानी का ऑगमेंटेशन हो चुका है, मींस नदी से पानी आ चुका है, ओवरहेड टैंक हमारे बने हुए हैं, केवल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रह गई है, तो हमने इस तरह से प्रायोरिटी बनाई कि जहां पर ऑगमेंटेशन हो गया हो, जहां स्टोरेज है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। अगर कहीं पर स्टोरेज कम है तो सेकंड फेज में हमने वो नगर लिए जहां पर हमको ओवरहेड टैंक बनाने थे, ताकि हम उन नगरों को पहले संतृप्त कर सकें, क्योंकि हम 650 करोड़ से भी केवल 27 नगरों को ही हम कवर कर पा रहे हैं। जो इसके बाद 9 नगर रह जाएंगे उनको हम या तो किसी वर्ल्ड बैंक की योजना में या ADB की योजना में या जो पेयजल विभाग अपनी किसी अन्य योजना में उनको संतृप्त करने का प्रयास करेगा। जी, तो इस आधार पर हमने नगरों को चयनित किया। जी बिल्कुल। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे कुछ क्षेत्रों में तो 24 घंटे पानी आता है, लेकिन कहीं पे पानी नहीं आता है, एक दिन छोड़ के भी आता है। तो ऐसी क्या प्रोसेस की जा रही है जिसके तहत 24 घंटे वहाँ पे पानी आएगा? देखिए, बिना जन सहयोग के और बिना जन सहभागिता के डेमोक्रेसी के प्रोसेस में किसी भी अच्छी योजना को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जन सामान्य से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन नगरों में हम मीटर लगा रहे हैं उसमें पब्लिक सहयोग करे, पानी को वेस्टेज से बचाए, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाए। हम लेटर स्टेज पर रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वाटर का कंसेप्ट भी ला रहे हैं, जो कि अमृत योजना के अंतर्गत एक पार्ट है, जिसमें कि पार्कों में, सड़क के सेंटर में, ग्रीनरी में और नॉन पोर्टेबल पर्पज़ जैसे वर्कशॉप में या सड़कों को साफ करने में ट्रीटेड वाटर जो STP से निकलता है उनको यूज़ किया जाए, ताकि ड्रिंकिंग वाटर की जो कंजम्पशन है उसको कम किया जा सके। क्योंकि पानी जो ऑगमेंट हो रहा है उसमें हम जितना बचा लेंगे उतना ही अधिक से अधिक लोगों को हम और पानी दे पाएंगे। तो इस तरह से हम रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर और जो पानी है उसके कंजम्पशन को कम करने के लिए मीटर लगाने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, यही एकमात्र एक साधन रहेगा जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को हम फिर भविष्य में 24/7 पानी दे पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कई सारे कार्य बताए, आपने कहा कि बहुत सारे पार्क अभी बनाए जा चुके हैं, तो आम नागरिक को कितना फ़ायदा हो रहा है अमृत योजना से? जैसे कि मैं देहरादून की बात करूं तो जाखन में हमने 2 पार्क बनाए और कभी एक साइट विजिट के अंतर्गत हमने उसमें विजिट किया तो हमने ये पाया कि सायंकाल के समय कम से कम मुझे 7-8 बुजुर्ग लोग और बच्चे वहाँ पर खेलते दिखाई दिए। इसी तरह मैं विशेष रूप से एक हल्द्वानी का सुभाष नगर पार्क मैं यहाँ पर जरूर एड्रेस करना चाहूँगा, जिस पार्क के चारों तरफ जो मकान में लोग रहते हैं, बनने के बाद क्योंकि किसी भी पार्क विकास की योजनाओं में उसको सस्टेन रखना, उसको मेंटेन रखना, आप जैसा रमनी जानती हैं बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास भी संसाधनों की कमी है।
तो हम पब्लिक से अनुरोध करते हैं, जैसा कि सुभाष नगर में पब्लिक ने ये किया कि उस पार्क के चारों तरफ के लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि इस पार्क को आपने इतना अच्छा बनाया, जिसमें हमने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए, कि आगे से हम ही मेंटेन रखेंगे। तो पब्लिक के लोग उसको, क्योंकि वो उनके घर के ठीक सामने है, वो उसका ठीक उपयोग कर रहे हैं, सामने उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग अंतर्गत भी हमने उसको पब्लिक को ही सहयोग से उसको मेंटेन कर रहे हैं, और वहाँ पर भी एक बड़ी संख्या में लोग उसमें आते हैं। इसलिए आप गांधी पार्क की बात करें तो गांधी पार्क में जो रबराइज ट्रैक लगा है देहरादून में, और जो फाउंटेन है, और जो आप टॉय ट्रेन देखते हैं, वो अमृत योजना के अंतर्गत लगाई गई, जो कि एक उपलब्धि है। प्रदेश में पहली बार एक इस तरह का एक प्रयोग किया गया, और अभी हम अन्य नगरों में भी यह प्रयोग कर रहे हैं अपने जो उच्चतम हमारे अधिकारी हैं सचिव महोदय के निर्देश पर, कि हम रबराइज ट्रैक बनाए, जिसमें कि जॉगिंग करने में या चलने में बुजुर्ग लोगों को भी और जॉगिंग करने वालों को भी आसानी होगी। और जैसा कहते हैं कि कई बार ज़्यादा जॉगिंग करने से घुटनों में दर्द होता है, तो उससे भी एक निजात मिल सकेगी। तो ये भी प्रयास हमारा अमृत योजना के अंतर्गत है। जी, इसके अलावा और क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं अमृत योजना के अंतर्गत शहरों के लिए, नगर निगमों के लिए? जैसा मैंने आपसे पहले अनुरोध किया कि हमने STP बनाए अमृत 1 योजना के अंतर्गत। अमृत 2 में जैसा आप जानते हैं कि किसी भी नगर की जो डेवलपमेंट है या नगर का जो चयन है, वो उस नगर के पास नदी होने के कारण ही होता है। तो पानी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है जी। और मैं इस रेफरेंस में एक साउथ अफ्रीका का एक टाउन है केप टाउन, उसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि केप टाउन में पानी की कमी होने के कारण उस 6 लाख के शहर को लगभग बंद करने की नौबत लास्ट 1 साल पहले आ गई थी। बहुत मुश्किल से साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट उसको बचा सकी है। तो पानी एक ऐसी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए अमृत 2 योजना के अंतर्गत हमारा मेन फोकस है कि हम सभी को 24/7 क्वालिटी वाटर दें। पानी यदि उसके पास टैप में हमेशा रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। जैसा रेणु जी हम लोग जानते हैं, जिन नगरों में भी हम लोग रहते हैं, जहां हमारे माता पिता रहते हैं, कई बार ये होता है कि सुबह के समय 6 से 7:30 और शाम के समय 7 से 8:30 या 6 से 7:30 पानी आता है। तो कई बार आदमी अपनी दिनचर्या को रोककर, अपने सामान्य कार्यों को रोककर केवल जल की आपूर्ति और उसको टैंक में भरने के लिए समय लगाता है। तो यदि हम 24/7 इंप्लीमेंट करेंगे तो सबको सदैव पानी मिलेगा और उनकी अपनी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। जी बिल्कुल। देश ने अमृत योजना के दूसरे चरण में कदम रखा, पहला पूरा हो गया है, तो क्या कोई नकारात्मकता भी इसमें देखी गई है? कोई चुनौतियां आई हों शुरुआती दिनों में? शुरुआती दिनों में जैसा कि अमृत 1 योजना के अंतर्गत हम नगर, हमारे पास 7 ही नगर थे, तो वो फिक्स नगर थे हमारे पास कि हमें इन्हीं 7 नगरों में ही कार्य करना है, और एक नैनीताल नगर था। लेकिन अमृत 2 में एक ये नई उपलब्धि मिली, एक नई जिसे कहते हैं एक नया पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दी कि हम वो नगर चूज कर सकें जिन नगरों में पानी की समस्या है। तो पहाड़ के वो नगर, छोटे छोटे नगर जहां पर पानी की आज तक कोई स्कीम नहीं चली है, उन नगरों को भी हमने इस स्कीम में इंप्लीमेंट किया है। तो अमृत 1 से अमृत 2 में आने पर हम उन नगरों को भी आच्छादित कर सके हैं जो कि हम अमृत 1 में नहीं कर पाए हैं। तो एक तो ये हमारी उपलब्धि रही है। दूसरा, कई बार अर्बन लोकल बॉडी के लेवल पर बजट की कमी की वजह से पार्कों के विकास पर और बजट नहीं हो पाता है, तो इस तरह से हम अलग से एक अतिरिक्त धनराशि देकर भी हम ये कार्य कर सकते हैं। अमृत 2 के अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा जन सामान्य को, कि पार्कों के लिए एक बजट 1% का फिक्स कर दिया गया है कि टोटल 650 करोड़ में से 6.5 करोड़ रुपए केवल पार्कों के विकास पर प्रदेश में व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 24 करोड़ रुपए केवल वाटर बॉडी के रिजुविनेशन पर, जैसे तालाब हैं हमारे, जैसे हमारी नदियां जहां पर हम पानी टैप करते हैं, उनको विकसित करने पर व्यय किया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली लगभग हम 70% ग्राउंड वाटर पर बेस्ड हैं वाटर सप्लाई के केस में। तो जब तक ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको हम रिजुविनेट नहीं करेंगे, तब तक हम जलापूर्ति की योजनाओं को सफलतापूर्वक नहीं चला पाएंगे। तो प्रदेश का एक अलग इनिशिएटिव भी है जिसमें एक एजेंसी बनाई गई जो कि इसी के ऊपर कार्य कर रही है। परंतु अमृत योजना के अंतर्गत भी लगभग 24 करोड़ हमारे पास हैं, जिसमें से हम 2-3 नगरों की योजनाएं DPR बनवा चुके हैं। अन्य के लिए हमने अनुरोध किया है कि जहां जहां पर वाटर स्ट्रेस सिटीज हो, जहां पर ग्राउंड वाटर तेज डिप्लीट हो रहा हो, वहां पर हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए और वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने के लिए हम योजनाएं बनाएं, ताकि हम इन ग्राउंड वाटर को और इम्प्रूव कर सकें, ताकि भविष्य में भी पानी की कोई समस्या ना हो। जी, जब हम यहाँ पे पानी की बात करते हैं तो कई सारे राज्य दूसरे ऐसे हैं जहाँ पे ना एक ही पाइपलाइन जाती है जिसके अंतर्गत अन्य पाइपलाइनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आगे जाके। उत्तराखंड में कई जगहों पे देखा जाता है कि बहुत सारी पाइपलाइंस बिछी होती है, जाल बिछा होता है, तो यहाँ पे क्या उसको लेकर कुछ काम किया जाएगा? अमृत योजना के अंतर्गत क्योंकि एक डिजाइन तरीके से योजना चलाई जा रही है, तो इसमें प्रत्येक नगर में जो योजना है उसमें एक मेन लाइन होगी जो कि उस मोहल्ले के बाहर से या मोहल्ले के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन इस आधार पर कि कितने मकान उस गली में बने हुए हैं, एक मेन लाइन जाएगी जिसमें उसके घर के सामने से ही एक कनेक्शन देकर उस घर के अंदर दिया जाएगा। अभी आप देहरादून में भी कई क्षेत्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि घर के सामने से ही एक पाइप बाहर निकल रहा है जिससे कि कनेक्शन जा रहा है।
तो यदि मेन पाइप में प्रेशर में पानी रहे और एक छोटे पाइप के थ्रू ही मकान में पानी दिया जाए तो जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो एक फ्रिक्शन है, वाटर फ्रिक्शन ड्रॉप, जिसकी वजह से पानी सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक अपने आप नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जन सामान्य टुल्लू पंप लगाता है। तो अगर हम मेन पाइप से ही केवल टैप करके पानी लेंगे तो ये प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा और जन सामान्य को अच्छे प्रेशर का पानी मिल सकेगा। जैसा मैं एक अनुभव और शेयर करना चाहूँगा, मेरा एक अनुभव है नैनीताल और रामनगर का भी, देहरादून में भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा होगा, शास्त्री नगर में तो 100% ऐसा ही होगा कि किसी को भी टुल्लू चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो पानी है वो थर्ड फ्लोर तक अपने आप चढ़ेगा, तो आपको स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पानी हर समय अवेलेबल है। टुल्लू की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आपको पानी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी हम ऊर्जा भी बचा सकेंगे और जन सामान्य का वो समय भी बचा सकेंगे जो कि वो पानी भरने में व्यतीत करते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम उत्तराखंड के मुख्य शहरों की बात करें जैसे कि राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, तो यहाँ पे क्या क्या कार्य हो चुके हैं और अभी क्या कार्य होने बाकी हैं अमृत योजना के तहत? अमृत योजना के अंतर्गत तो हमने देहरादून में केवल ये 24/7 शास्त्री नगरी प्रोजेक्ट लिया था क्योंकि बड़ी योजनाएं करीब 200-250 करोड़ की UUSDA ऑलरेडी कार्य कर रहा है जी। परंतु जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार में भी इस समय लगभग वाटर सप्लाई का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है क्योंकि कुंभ के अंतर्गत भी उनको बजट मिलता है और हरिद्वार एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक शहर है, तो वहाँ पानी की आवश्यकता पूर्ण है। इसी तरह रुड़की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 60 से 70% एरिया जो है वो संतृप्त है। पानी का जहाँ तक प्रश्न है, जैसे नगर बढ़ते हैं तो उनकी सीमाएं बढ़ती हैं, तो सीमाएं बढ़ने पर वो नए जो क्षेत्र जुड़ते हैं जो कि ग्रामीण हैं, क्योंकि ग्रामीण में जो वाटर सप्लाई का जो मानक है वो केवल 60 LPCD का है, जो शहर में होते ही 135 हो जाता है। तो क्योंकि शहर की जो आवश्यकताएं हैं वो थोड़ा अलग तरीके की हैं, ग्रामीण आवश्यकताएं थोड़ी अलग तरीके की हैं, इसलिए उन नगरों में जहां पर उनके एरिया एक्सपेंशन के कारण नए एरिया जुड़े, उन एरियाज को भी हम अपनी योजना में अथवा जो हमारा UUSDA दूसरी संस्था है उसके माध्यम से उसको भी सैचुरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा प्रयास ये है, और पहाड़ के वो नगर जो कि किसी योजना में अब तक नहीं लिए गए थे उनमें हम 100% उसको सैचुरेट करेंगे, पानी नदी से लेने तक, ओवरहेड टैंक तक जाने तक और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में घर घर तक कनेक्शन देने तक। सो मतलब बिल्कुल यही मेरा एक सवाल भी था, क्योंकि जब हम बात करते हैं 24 घंटे पानी की, तो ऐसे पहाड़ में बहुत सारे गांव हैं जहां पे इस टाइम पे नदी और नाले सूख रहे हैं, तो वहां कैसे पानी पहुंचाया जाएगा? क्या वहां कभी भविष्य में अमृत योजना काम करेगी? अभी तो जो हमारा मैंडेट है, क्योंकि अमृत शहरी नवीनीकरण के लिए है, तो जो हमारे नगर 115 हैं उन्हीं पर हमारा मैंडेट है। जैसा हम लोग जानते हैं कि आजकल शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अगर हम GDP की बात करें तो 64% GDP ऑफ द कंट्री इज़ कंट्रोल्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, और जैसा हम लोग सुनते हैं कि शहर जो है वो डेवलपमेंट का इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, तो इसीलिए फोकस अर्बन के ऊपर पिछले 10, 12, 15 साल से भारत सरकार का भी हुआ है और राज्य सरकार का भी हुआ है। परंतु जहाँ तक ग्रामीण का प्रश्न है, वहाँ पर भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं और वो भी सभी ग्रामीण क्षेत्रों को संतृप्त करने का उसके अंतर्गत प्रावधान है। वो योजना भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो इस तरह जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों को और अमृत मिशन से शहरी क्षेत्रों को, और जो नगर अमृत मिशन से कवर नहीं हो पाएंगे उनको हम वर्ल्ड बैंक या ADB से लोन लेकर संतृप्त करेंगे। ऐसा राज्य सरकार की पूरी प्लानिंग है, पेयजल विभाग की और शहरी विकास विभाग की, जिस तरह से हम आने वाले 4-5 साल में हम सभी नगरों को समुचित क्वालिटी वाटर जो है सप्लाई कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अमृत योजना में क्या कोई सुधार की भी आवश्यकता है, क्योंकि कई जगहों पे जो है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल कर सामने आए? जहाँ तक सुधार का प्रश्न है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बजट का हमारे पास कंस्ट्रेन रहता है, क्योंकि हम कुछ जैसे 8-9 नगरों को हम अभी नहीं ले पाए हैं, किसी अन्य योजना में भी वो प्रस्तावित नहीं हो पाए हैं, तो हम लोग अलग से प्रयास कर रहे हैं। हमारे उच्चतम स्तर से भी ये निर्देश दिए गए हैं कि हम एक अलग से भारत सरकार से प्रयास करें कि जिन नगरों को हम अमृत में भी तो आच्छादित नहीं कर पाए हैं उनको हम लेने का प्रयास करें। और जिसे कहते हैं एक लर्निंग है, जैसे हम शास्त्री नगर में 24/7 इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो इसके बाद हमारा प्रयास होगा कि हम अन्य नगरों में भी 2-2 वार्ड पहले फर्स्ट फेज में लें। जल निगम हमारी कार्यदायी संस्था है जो कि इसकी DPR बना रही है, ताकि उसी शहर में लोगों को ये आभास हो सके कि ये 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 24/7 वाटर सप्लाई हो रही है, ताकि बाकी लोग भी इसकी मांग कर सकें। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि जन सामान्य के सहयोग के बिना इस तरह की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना में कठिनाई है, और मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि पब्लिक का हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा और हम इन योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। जी, तो आप आम नागरिक को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो अमृत योजना है काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, पानी आप कह रहे हैं जैसे कि कई क्षेत्रों में 24 घंटे जा रहा है, आगे जाएगा, तो क्या संदेश आप देंगे? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा कि पोर्टेबल वाटर जो पीने योग्य पानी है वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है, उसको कम से कम व्यय किया जाए, कम से कम खर्च किया जाए, और जितनी हमें अत्यंत आवश्यकता है वही किया जाए।
और भविष्य में राज्य सरकार के स्तर से जो निर्णय होने के बाद मीटर लग रहे हैं, उन मीटर को लगने में वो सहयोग करें, क्योंकि वो आपकी सुविधा के लिए ही है और जितना पानी आप व्यय करेंगे उतना ही आपको पेमेंट करना है, अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं करना है। यही मेरा संदेश होगा, क्योंकि जन सामान्य के सहयोग के बिना इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। और जैसा मैंने पार्क के बारे में आपसे कहा कि पार्कों के संबंध में जो पार्क मेंटेनेंस है वो पब्लिक के सहयोग से ही किया सकते हैं। तो यदि उस सोसाइटी के लोग, उस आसपास के लोग अगर जुड़ेंगे तो उनको इम्प्लीमेंट किया सकेगा। तीसरा, जो हम सीवर की योजना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके बारे में मेरा एक संदेश होगा कि हम सीवर के अंतर्गत केवल जो यूज वाटर है उन्हीं को हम उसमें जाने दें, अतिरिक्त किसी प्रकार का और वेस्ट, प्लास्टिक वगैरह उसमें ना जाए, ताकि सीवर लाइन की चोकिंग की समस्या ना हो और उसको एक लंबे समय तक मेंटेन रखा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृत योजना पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि अमृत योजना पर की गई चर्चा आपको काफ़ी भली भांति समझ में आई होगी। इस समय पूरे उत्तराखंड को और देश को हरियाली युक्त और जल युक्त करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और स्मार्ट बनाने के लिए अमृत योजना काफ़ी बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।